हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक बॉन्ड और एक डिबेंचर किसे कहा जाता है। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एक बॉन्ड का मीनिंग क्या है और डिबेंचर अंडर सेक्शन 71 कवर किया जाता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी आपको जानने को मिलेंगे जो बिल्कुल नए हैं और इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, या फिर समटाइम्स इन फीचर्स के बारे में बुक्स में इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके हर फीचर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि एक बॉन्ड जो है, जो कंपनी इशू करती है, उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत जो फीचर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे बॉन्ड्स के बारे में इंटरनली जानने के लिए। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। सो बेसिकली जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि बॉन्ड इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। तो बॉन्ड जो है वो किस एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट तो है ही है, उसी के साथ ही दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी उसे सिक्योर्ड फॉर्म में या अनसिक्योर्ड फॉर्म में भी इशू कर सकती है। अगर हम सिक्योर्ड फॉर्म की बात करें तो सिक्योर्ड में क्या है कि फ्लोटिंग और फिक्स्ड चार्ज के बॉन्ड्स होते हैं। अब फ्लोटिंग चार्ज बॉन्ड्स वो होते हैं जैसे कि अगर कंपनी कहे कि जो भी जैसे जिस हम बॉन्ड्स इशू करेंगे और जो इन्वेंट्री होगी हमारी कंपनी की उसके ऊपर हम इसके ऊपर चार्ज लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक चीज को प्लेज करके रखना कि हमने प्लेज किया एक चीज को और उसके ऊपर हमने जो है वो बॉन्ड्स इशू किए, ताकि एक सिक्योरिटी की फीलिंग जो है वो एक बॉन्ड होल्डर के माइंड में आ जाए कि हाँ, अगर कल को कुछ हो जाता है तो मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे, यानी कि एक एसेट को प्लेज किया जाता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो एक फिक्स चार्ज होता है और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। जो फिक्स चार्ज के बॉन्ड्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर एसेट को प्लेज किया जाता है, ताकि एक जैसे कि ये कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर प्लांट या एक मशीनरी जो है इसको प्लेज किया जा रहा है और उसके ऊपर ये बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में इशू किए जा रहे हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि वो फ्लोटिंग वाले हैं। फ्लोटिंग का मतलब ये है कि इन्वेंट्री पे कह दिया जाता है। अब इन्वेंट्री कंपनी में आती है और फिर दोबारा आती है और फिर ऐसे इसका यूज, इन्वेंट्री यहाँ पे स्टॉक को कह रहे हैं। तो ये जो होते हैं ये थोड़े से उस रिस्क में थोड़े सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये कि ये सिक्योर्ड जो है वो फिक्स्ड चार्जेस वाले बॉन्ड से थोड़े से कम सिक्योर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द ये जो फ्लोटिंग वाले बॉन्ड्स होते हैं ये फिक्स्ड बॉन्ड्स से थोड़े से कम सिक्योर्ड होते हैं, बट ये दोनों सिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं। वेयरएज कंपनीज जो है वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स भी इशू कर सकती हैं। और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स का ये मतलब होता है कि अगर कंपनी कल को डूब जाती है, जिसको हम लिक्विडेशन कहते हैं, तो उस सिचुएशन में जो कंपनी है वो ये गारंटी नहीं है कि वो पैसे वापस कर पाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने यहाँ पे सिक्योर्ड बॉन्ड्स में टू कैटेगरीज की, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड जो बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पार वैल्यू जो इसका पहला फीचर है वो करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इनकी जो इनकी फेस वैल्यू होती है, जो कंपनी की जो बुक्स में लिखी होती है कि हाँ ये इतनी, जब वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसको हम पार वैल्यू कहते हैं। तो पार वैल्यू बेसिकली बॉन्ड्स 100, 500 रुपए का भी इशू किया जा सकता है, 1000 का भी इशू किया जा सकता है, 5000, 10,000 का बॉन्ड भी यहाँ पे इशू किया जा सकता है। और बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेमस है इस चीज के लिए कि वो बड़ी अमाउंट के फेस वैल्यू वाले बॉन्ड्स को परचेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी का मतलब होता है रिटायरमेंट ऑफ द बॉन्ड, जिस वक्त वो खत्म हो जाती है। अब मेच्योरिटी में बेसिकली जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स होते हैं वो 4 ईयर्स तक के हो सकते हैं, जो मीडियम टर्म के होते हैं वो 5 to 10 ईयर्स के, और जो लॉन्ग टर्म के होते हैं वो 20 to 25 ईयर्स तक जा सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिस्क जो इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएशंस होती हैं इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा। और मेच्योरिटी में ये भी आ सकता है कि क्या वो प्रीमियम पे मेच्योर हो रही हैं। तो प्रीमियम पे क्या मतलब ये है कि जैसे अगर 100 का जो बॉन्ड है तो कंपनी ने वादा किया कि अगर वो 10 रुपीज एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम पे करेगी तो वहां पे उनको 10 रुपीज का यहाँ पे 100 पे 20 रुपीज, अगर उन्होंने प्रीमियम का है तो 20 रुपीज का उसको जो है वो 120 एज अ वन बॉन्ड पे उनको मिलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है। समटाइम्स जो है वो ऐसा भी कह देती है कंपनी की हम कन्वर्जन करेंगे टू इक्विटी शेयर्स और द प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे पूरा का पूरा जो बॉन्ड का फुल्ली कन्वर्टेबल भी हो सकता है और पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए कंपनी को
एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अपनी मीटिंग में, क्योंकि यहाँ पे सबकी सहमति के साथ ही ये डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या मैच्योरिटी पे बॉन्ड को कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। थर्ड है हमारा कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है कि कंपनी जो है वो ये अपने क्लॉसेस में डाल देती है कि हम मैच्योरिटी से पहले किसी भी टाइम पे बॉन्ड को मार्केट से बाय बैक कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे कंपनी जो है वो 1000 रुपीज पर बॉन्ड मार्केट में इशू करती है, और उसके बाद कंपनी ये कहती है कि हम उसके ऊपर 70 रुपीज एनुअली इंटरेस्ट पे करेंगे, और ये 20 ईयर्स के पीरियड का बॉन्ड है, ठीक है। और 5 साल जब बीत जाने के बाद कंपनी को ऐसा लगता है कि अभी हमें मार्केट में उस बॉन्ड की वैल्यू 1050 है, और वो उसको बाय बैक कर लेती है। और यहाँ पे अब ये जानने की कोशिश की जाती है कि इसमें किस तरीके से कंपनी फायदे में रह जाती है और जो बॉन्ड होल्डर है उसको नुकसान हो जाता है। देखिए यहाँ पे अब कंपनी ने 5 साल के बाद ही अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया और अपने ही बॉन्ड्स मार्केट से परचेज कर लिए। कितने में? 1050 के ऊपर उन्होंने अपने ही बॉन्ड्स मार्केट से परचेज कर लिए। अब यहाँ पे कंपनी को बहुत सारे फायदे होंगे। उनको फॉर द रेस्ट ऑफ द 15 ईयर्स 20 रुपीज, मतलब उनको एक तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली, चाहे उन्होंने जो उसका पार वैल्यू है 1000 से ज्यादा 1050 पे परचेज किए हैं, लेकिन आने वाले कितने सालों में इंटरेस्ट पेमेंट जो करनी थी वो उससे बच जाते हैं, और यहाँ पे उनको अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने से फायदा होता है। फिर एज बॉन्ड होल्डर जो है वो नुकसान में चला जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त होता है जब उसको कहीं भी इतने इंटरेस्ट वाला बॉन्ड अवेलेबल नहीं होता, और जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे आने वाले कितने सालों में इस तरीके का इंटरेस्ट मिलेगा वो उसको नहीं मिलता, उसको प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी से पहले मिल जाती है। अब यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है कि जब भी कोई बॉन्ड परचेज करे तो उसे ये पता होना चाहिए कि क्या उस जो वो एग्रीमेंट है उसमें कोई कॉल ऑप्शन का क्लॉज तो नहीं है। तो इसके बारे में बॉन्ड इंडेंचर में क्लियरली बताया जाता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड इंडेंचर होता क्या है। इसके बाद जो ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जो ये कॉल ऑप्शन है ये इसके साथ ही एक पुट ऑप्शन भी होता है, जिसमें बॉन्ड होल्डर जो है वो मैच्योरिटी से पहले जो है वो बॉन्ड को जो है वो रिडीम करवा सकता है। इसमें वो फायदे में रहता है। नेक्स्ट हम करते हैं प्लेज ऑफ सिक्योरिटी। वही बात है कि एक एग्रीमेंट बनाया जाता है और ये जो है वो ट्रस्टी जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है, और एक जो कंपनी की सील होती है उस वो लगाई जाती है ये बताने के लिए कि प्लेज जो है किसी सिक्योरिटी की प्लेज करके बॉन्ड को मार्केट में इशू किया गया है। कूपन रेट का मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, और ये फिक्स्ड होता है। ये जो है जब बॉन्ड को इशू किया जाता है तो उसी वक्त बता दिया जाता है कि कंपनी जो है वो कितना कूपन रेट, यानी कि हर साल वो कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करेगी, जो कि सेमी एनुअल बेसिस पे दे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड इनकम। तो ये जो कंपनी है ये मतलब ये बॉन्ड होल्डर को एक तरीके से फिक्स्ड इनकम मिलती है। ये फिक्स्ड, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। एनुअली जो नॉर्मल बॉन्ड्स के केस में फिक्स्ड इनकम मिलती है, लेकिन जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं जो बहुत हैविली डिस्काउंट, जैसे कि अगर 100 का बॉन्ड है तो उसको हैविली डिस्काउंट किया जाता है, 30 रुपीज में उसको मार्केट में सेल किया जाता है, और ये वादा कर दिया जाता है कि मेच्योरिटी पे 100 पे कर दिए जाएंगे, और ड्यूरिंग द पीरियड किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, और वो जो लमसम में 70 रुपीज का अमाउंट मिलता है वही जो है आपका इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये बहुत ही डिटेल में समझने वाली चीज है कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है और इसमें बॉन्ड इंडेंचर क्या होता है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है वो इसलिए बनाया गया है ताकि बॉन्ड होल्डर्स के साथ किसी भी तरीके की वायलेशन ना हो सके, क्योंकि जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो स्कैटर्ड होते हैं ऑल अराउंड वर्ल्ड, या अगर हम अपनी कंट्री की बात करें इंडिया में, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कंपनी में आए और ये देखे कि कंपनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। हमने भी फिक्स चार्ज की बात की, जिसमें कंपनी जो है वो एक एसेट को कह देती है कि ये एसेट है और इसके ऊपर जो है हम आपको बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। हो सकता है कंपनी किसी बैंक में जाए और वही वाला जो सेम एसेट मॉर्टगेज कर दे और बॉन्ड होल्डर्स को इसके बारे में पता ही ना चले। तो यहाँ पे कंपनी उनके दूर रहने का, उसके डायरेक्टर्स या जो अथॉरिटीज है वो गलत फायदा उठा सकते हैं, इसलिए एक जो है वो ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। ट्रस्टीज को अपॉइंट करने की जरूरत तब पड़ती है जब कंपनी जो है वो 500 से ज्यादा जो है मतलब अमाउंट के 500 से ज्यादा बॉन्ड्स को इशू करती है,
उस वक्त कंपनी के लिए ये लाइबिलिटी बन जाती है कि उन्हें ट्रस्टी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अब ये ट्रस्टी बहुत सारे काम करते हैं, कंपनी को बहुत तरीके से, कंपनी को भी फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ज्यादा ये बॉन्ड होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए होते हैं। किस तरीके से काम करते हैं, तो सबसे पहले जो है इसी के साथ ही जो बॉन्ड इंडेंचर टर्म है ये भी समझने की जरूरत है। बॉन्ड इंडेंचर जो है ये एक लीगल टर्म होता है, ये एक लीगल एग्रीमेंट है। बॉन्ड इंडेंचर एक लीगल एग्रीमेंट है। ये तीन पार्टीज के बीच में होता है, बॉन्ड इशुइंग कंपनी, बॉन्ड होल्डर और ट्रस्टी के बीच में। और ये जो तीनों है ये आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम तीनों यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, और जो ट्रस्टी होगा वो एज अ कनेक्शन काम करेगा बिटवीन द बॉन्ड होल्डर एंड द बॉन्ड इशुइंग कंपनी। तो ये जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह ट्रस्टीज काम करते हैं। सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं बिटवीन द बॉन्ड होल्डर एंड बॉन्ड इशुइंग कंपनी। उसके बाद ये देखते हैं कि कहीं कंपनी जो है वो किसी तरीके से इंटरेस्ट को जो बॉन्ड होल्डर के इंटरेस्ट को वायलेट तो नहीं कर रही है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी भी वक्त इन ट्रस्टीज को ऐसा लगता है कि कंपनी में अभी जो एसेट्स की अमाउंट अवेलेबल है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो रिडेम्पशन के टाइम पर, जब भी रिडेम्पशन होगी तो वो जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है बॉन्ड होल्डर्स को नहीं पे कर पाएंगे, तो वो एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। और ये जो पिटीशन फाइल की जाएगी इसके बाद ऑर्डर भी पास किया जा सकता है कंपनी को कि वो आगे फर्दर लाइबिलिटीज जो है वो और ज्यादा नहीं लेगी, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए उनके पास सफिशिएंट एसेट्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है बॉन्ड होल्डर्स बहुत, जो ट्रस्टीज हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। दूसरी बात, अगर किसी भी वक्त किसी भी बॉन्ड होल्डर को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो ये जो बॉन्ड होल्डर हैं ये यहाँ पे जो है हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल की जाए और कंपनी के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सके। बाकी के फीचर्स डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा।